स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो है जीएनएम थर्ड ईयर गायनकोलॉजी और मिडवाइफरी के ऊपर। ओके, यह वीडियो नंबर 9वां होने वाला है। देख सकते हैं आप लोग, आपका डेली अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अभी एक आध 2-3 वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के और आएंगे, जहाँ पे आपको 5 से 7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में और देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जो लोग भी थर्ड ईयर में हैं, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जो है आपको मिल रहे हैं नोट्स, तो आप लोग पढ़ना नहीं भूलिए। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिंदी या इंग्लिश, आपके लिए यह बेहतर हो सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि थर्ड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट को मेनली पढ़ना है, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के क्या लाभ होते हैं। मतलब संस्थागत प्रसव के क्या लाभ होते हैं। मतलब संस्थान में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर प्रसव कराना, डिलीवरी कराना, इसका क्या लाभ हो सकता है। इस चीज़ को आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जैसे कौन कौन से स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र है। तो उपकेंद्र होता है, सब सेंटर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिला अस्पताल होता है। ये सब में जो है, ठीक है, आदि में होने वाले प्रसव अथवा पैदा होने वाले शिशु संस्थागत प्रसव या संस्थागत जन्म कहलाते हैं। संस्थागत जन्म के मतलब क्या होता है कि वैसा जन्म जो कहीं ना कहीं उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल, जिसे हम लोग सदर हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह कहते हैं, अगर इन सभी संस्थानों पर बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है या फिर प्रसव होता है, तो इसे हम लोग संस्थागत जन्म या संस्थागत प्रसव कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, ये तो इसके बारे में हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चीज़ें को समझते हैं इसके आगे। संस्थागत प्रसव मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने वाला एक अहम कारक है। मीन्स समझिए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके प्रसव करवाता है, तो उसका लाभ ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मातृ दर और शिशु मृत्यु दर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है। यह अहम योगदान निभाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, संस्थागत प्रसव से माँ एवं नवजात को होने वाली किसी भी प्रकार की जटिलता अथवा रोग से बचाया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का एक और लाभ है कि अगर कोई माँ है और वो बच्चे का जन्म देती है, यानी जो नवजात बच्चा होगा, तो माँ और बच्चे दोनों को कोई होने वाला डिलीवरी के समय जटिलता, उस जटिलता को रोका जा सकता है और अन्य रोगों से भी रोका जा सकता है। जैसे अगर नवजात बच्चा जन्म लिया और वो जो है जॉन्डिस से ग्रसित है, ठीक है, या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऑक्सीजन का कमी हो, तो अगर हॉस्पिटल में जन्म लेगा तो हॉस्पिटल में और व्यवस्था रहता है बच्चे के लिए भी, तो उसको तुरंत जो है देखभाल मिल जाएगा। लेकिन अगर वो घर पे जन्म लेगा, घर पे जन्म उसको दिलवाया जाएगा, तो फिर जो है डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि घर पे अगर बच्चा कोई सिम्टम्स के साथ जन्म लेगा तो घर पे तो उसका व्यवस्था हो नहीं पाएगा। अब हो सकता है ले जाते हो सकता है रास्ता में उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो इसका एक लाभ है कि जटिलता और रोग से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में देखिए, ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों व गरीब परिवारों में अभी भी प्रसव घरों पर कराया जाता है। देखिए, गांव के इलाका हो या पहाड़ी क्षेत्र हो या बहुत गरीब परिवार होते हैं या अशिक्षित परिवार होता है, तो वहाँ पे अभी भी जो डिलीवरी, जो प्रसव की क्रिया है, वह घर पे ही करा लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, गांव में स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र की स्थापना आदि। देखिए, अब ये जो संस्थागत प्रसव होता है, इसका बहुत फ़ायदा है। बहुत तरीक़ा के बीमारियों से बचाया जा सकता है, संक्रमण होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, एक बेहतर जो है प्रसव जो है दिलवाया जा सकता है। ठीक है, माँ और बच्चे को मृत्यु दर कम किया जा सकता है। ओके, स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, अवस्था को देखभाल, मॉनिटरिंग हमेशा किया जा सकता है। ये सब फायदा है, लाभ है संस्थान में, हॉस्पिटल में कराने से।
लेकिन आज के समय में जो गरीब घर के हैं, जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जो गांव के इलाका में रहते हैं, तो इन लोग के परिवार जो है अभी भी गांव में ही घर पे ही जो है प्रसव करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार इन सब को जागरूक करने के लिए बहुत सारे योजना चला रहे हैं, ठीक है। जैसे जननी सुरक्षा योजना, गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, जैसे सब सेंटर, प्राइमरी सेंटर, ये सब आपको जो है इसके लिए क्या करता है कि सेंटरों पर जो है ले जाकर प्रसव कराने के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी चीज़ें, बहुत सारे हेल्थ स्कीम है, योजना है, जिसके ज़रिए मिशन है, जिसके ज़रिए योजना का चलाकर कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को शिक्षित किया जाता है कि हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवाएं। तो ये सारे चीज़ें इसके बारे में लिखना था, मैं बता दिया। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है आप सभी से कि पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाइए, ठीक है। मतलब रिससिटेशन में, मतलब किसी को जीवन देना है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, ठीक है, उसमें व्यक्ति को कौन कौन से उपकरण चाहिए जिसको पुनर्जीवन देना है। जैसे आप लोग जाते होइएगा हॉस्पिटल समय, एक वार्ड होता है, एक ऐसे चीज़ें होते हैं, वार्ड होते हैं जहाँ पे आपको रिससिटेशन का बोर्ड लगा होता है। मतलब वह क्षेत्र पुनर्जीवन से संबंधित होता है, जिसमें व्यक्ति को उसके जीवन की तरफ जो है फिर से वापस लौटाया जाता है, समझ गए। इसमें क्रिटिकल पेशेंट को जो है रखा जाता है, एक प्रकार से कहिए तो आईसीयू। आईसीयू क्या है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू क्या है, तो आईसीयू जो है वह एक प्रकार से मतलब एक अलग लेवल का देखभाल वहाँ पे होता है, हमेशा सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग होते रहता है। कोई भी उसमें अनियमितता दिखता है तो तुरंत जो है डॉक्टर उसको हल करते हैं। तो वह जो है थोड़ा सा अलग प्रकार के देखभाल होता है क्रिटिकल पेशेंट के लिए। ऐसे ही एक ऐसा पुनर्जीवन अगर किसी को देना हो, फिर से जीवन अगर उसे वापस करना हो, लौटाना हो देख रेख करके, तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं इसका सूची बनाना है, पूछ सकता है, ठीक है, कि पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाइए। चलिए देखिए कौन कौन से उपकरण होते हैं। एक होता है इक्विपमेंट यूज ऑफ रिससिटेशन, ठीक है, मतलब रिससिटेशन के लिए, पुनर्जीवन के लिए कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए कि मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी में अगर पुनर्जीवन देना हो बच्चे को, ठीक है, अगर बच्चा जन्म लिया तो उसको हम लोग जो है कौन कौन से उसके जीवन यापन लाने के लिए, जीवन देने के लिए कौन कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला बोलते हैं, ठीक है, नियोनेंटल साइज की होनी चाहिए, ओके। पल्स होनी चाहिए, ऑक्सीमीटर, नियोनेंटल प्रोब भी होनी चाहिए, ओके। लैरिंजोस्कोप होनी चाहिए, जो कंठ गला होता है उसको साफ करने के लिए। इंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, अगर श्वसन की क्रिया अवरुद्ध हो तो इंडोट्रेकियल ट्यूब डालकर उसको साफ किया जाए, ओके। उसके बाद देखिएगा कि ए सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो पुनर्जीवन देने में जो है ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीजन जो है होनी चाहिए। टी पीस डिवाइस होनी चाहिए, टी पीस का डिवाइस होनी चाहिए, ओके। फ्लो इनफ्लेटिंग बैग विथ ए प्रेशर सेफ्टी वाल्व एंड ए मैनोमीटर। अब जो इनफ्लेटिंग जो बैग होता है वो जो है सुरक्षा के साथ उस पर जो दबाव होता है वो चीज़ें जो है आपके होने चाहिए, ओके, मैनोमीटर के साथ में। फेस मास्क होनी चाहिए इन ए रेंज ऑफ साइज सुइटेबल फॉर प्रीमेच्योर एंड टर्म इन्फेंट्स। अब बच्चे के लिए जो है उसके साइज के अनुसार जो है प्रीमेच्योर या प्री टर्म बेबी के लिए जो है इन्फेंट शिशु के लिए फेस मास्क होनी चाहिए, ओके। लैरिंजल मास्क एयरवे, लैरिंजल मास्क एयरवे होनी चाहिए, ओके। फीडिंग ट्यूब्स होनी चाहिए पोषण कराने के लिए, ठीक है। इंट्रावेनस कैनुला यानी आईवी कैनुला होनी चाहिए, अगर बच्चे को ज़रूरत पड़े कैनुला फ्लूइड वगैरह देने के लिए तो आईवी के द्वारा दिया जाता है या माँ को भी ये दिया जाता है, ठीक है। सिरिंज एंड नीडल्स, सिरिंज और नीडल्स भी होना उतना ही ज़रूरी है,
क्योंकि इससे क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ होती है जो आपके इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं पुनर्जीवन देने में, जैसे एड्रेनालाइल, सोडियम क्लोराइड, स्टारलोवाइटर एंड इंजेक्शन। ये सब जो है आपके दवाई हैं जो रिससिटेशन में, पुनर्जीवन में उपयोग में आ सकता है। तो ये सब के सब जो है आपके उपकरण हैं जो रिससिटेशन में चाहिए। और इतना लिखने के बाद यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दम है, सिर्फ लिस्ट यहाँ पे पूछा गया था कि सूची बनाइए कि कौन सा उपकरण है जो रिससिटेशन में, पुनर्जीवन में उपयोगी होता है। तो ही है स्टेथोस्कोप, लैरिंजोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर, नियोनेंटल प्रोब, इंडोट्रेकियल ट्यूब, ए सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, टी पीस डिवाइस, ठीक है, इन्फ्लेंट बैग होनी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी वाल्व, बीथ है, मैनोमीटर, फेस मास्क होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट और प्री टर्म और प्री मैच्योर एंड टर्म इन्फेंट्स के लिए लैरिंजल मास्क होनी चाहिए। फीडिंग ट्यूब्स, इंट्रावेनस कैनुला, सिरिंज एंड नीडल होनी चाहिए। ड्रग में एड्रेनालाइन, सोडियम क्लोराइड, स्टारलोवाइटर ऑफ फॉर इंजेक्शन और कॉटन भी होनी चाहिए। तो इस सब के सब जो है टेम्परेचर मापने के लिए जो है आपके क्या होनी चाहिए, थर्मामीटर वगैरह भी होनी चाहिए, ठीक है। और आवश्यक कपड़े भी होनी चाहिए। तो ये सब आपके क्या है, पुनर्जीवन देने के लिए आवश्यक होता है उपकरण। ओके, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये आते हैं, आप सभी से पूछेंगे, जैसे कोई चीज़ें दे देगा, ठीक है, और कोई बीमारी दे देगा, 5 बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि पाँचों का 5-5 कारण लिखे, या कह देगा कि पाँचों का 5-5 लक्षण लिखे, या कह देगा कि पाँचों का 3-3 निदान लिखे, डायग्नोसिस लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम लोग 5 ऐसे चीज़ें लेंगे जहाँ पे इन सब का कारण देखेंगे। जो भी 5 पॉइंट लेंगे उसका कारण हम बताएंगे कि ये चीज़ें किन किन कारण से हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कॉजेज। पहला है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कारण से सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। तो सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि सर्जरी, शैल क्रिया, चीरा के द्वारा बच्चे को निकालना, ठीक है। जो ऑपरेशन के नॉर्मल नहीं हो पाता है योनि के द्वारा, तो जो है उसे चीरा लगाकर जो है पेट के जरिए यूट्रस में चीरा लगाकर निकाला जाता है। सिजेरियन जो है चीरा लगाना होता है ऑपरेशन, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन का होने का जो कारण होता है, श्रोणि में ट्यूमर, अगर किसी को पेल्विक एरिया में ट्यूमर है तो चीरा लगाया जाएगा, सिजेरियन सेक्शन होगा। पूर्व में सिजेरियन सेक्शन, अगर पहले कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो हो सकता है अभी भी ज़रूरत पड़े। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, अगर सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया सेंटर में है, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है। अत्यधिक संकुचित श्रोणि, अगर श्रोणि जो है वो पेल्विक जो है बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा संकुचित मतलब सिकुड़ गया है, तो उस कंडीशन में भी सीजर किया जाता है। कुरूप प्रस्तुति, माल प्रेजेंटेशन, मतलब अगर जो बच्चा है उसका प्रस्तुति अगर कुप्रस्तुति में है तो फिर ये दिक्कत है और इसमें सिजेरियन किया जाता है। तो ये सब कारण बनता है आपके सिजेरियन होने का, जो कि आप यहाँ पे देख लिए। सिजेरियन सेक्शन का क्या क्या कारण होता है, पेल्विक में ट्यूमर होना, ठीक है, पूर्व में कभी सिजेरियन हुआ हो, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, अत्यधिक संकुचित होना श्रोणि का, और कुप्रस्तुति जो है इसके कारण बनते हैं सिजेरियन सेक्शन का। ओके, दूसरा है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस जो होता है इसका क्या क्या कारण होता है, इस चीज़ को चलिए देखते हैं। तो फीटल डिस्ट्रेस होने का जो कारण होता है, एनीमिया हो सकता है, मतलब रक्त में कमी। IUGR मीन्स इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन, मतलब IGUR, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मतलब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के मतलब समय के बाद का प्रेगनेंसी। उसके बाद है ओलिगोहाइड्रामिनियोस, ठीक है, ओलिगोहाइड्रामिनियोस, ओके। मातृ हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब बच्चे का माता में उच्च रक्तचाप होना, ठीक है। ओलिगोहाइड्रामिनियोस
पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, IGUR और एनीमिया, फीटल डिस्ट्रेस। तो फीटल डिस्ट्रेस जो होता है ज़्यादातर माँ से रिलेटेड होता है। माँ को अगर एनीमिया होगा तो बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस आ जाएगा। IGUR बच्चे माँ के गर्भ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी माँ से ही रिलेटेड है कि कोई ऐसे माँ जो बच्चे को अपना गर्भ जो है वह समय के बाद गर्भ, जैसे एक उचित गर्भ बनाया गया है कि 30 साल तक, प्रथम 30 साल के अंदर में प्रथम प्रेगनेंसी जो है महिला को होनी चाहिए। उसके बाद अगर होता है तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी भी कारण बनता है कि बहुत समय के बाद प्रेगनेंसी होना। ओलिगा हाइड्रामेनियोस भी एक कारण बनता है। और मातृ हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब माता में उच्च रक्तचाप होना। तो ये जो है फीटल डिस्ट्रेस का कारण बनता है, ये सब के सब। अब मेटल डिस्ट्रेस भी पूछ रहा है, मैटरनल डिस्ट्रेस, वो था बच्चे का डिस्ट्रेस और ये है मातृत्व डिस्ट्रेस, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर मैटरनल डिस्ट्रेस होगा तो किन किन कारणों से होगा। लंबी प्रथम प्रसव अवस्था, लॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मतलब जो प्रसव होगा वह प्रथम प्रसव लंबी अवस्था का होगा, तो ये कारण माता में बनेगा मेंटल डिस्ट्रेस का। हाइपरटेंशन भी बनता है, उच्च रक्तचाप भी कारण बनता है मैटरनल डिस्ट्रेस का, ओके। कार्डियक डिजीज मतलब कोई हृदय रोग होगा माँ में तो ये बन सकता है मैटरनल डिस्ट्रेस, ओके। पल्मोनरी रोग, फेफड़ा से संबंधित कोई रोग होगा तो जो है माता में मैटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये सब के सब हृदय रोग, रक्तचाप, पल्मोनरी रोग, लंबी प्रथम जो है प्रसव अवस्था, ये सब मैटरनल डिस्ट्रेस के अंदर आता है। चीज़ें इसको समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए, तो आप लोग से कोई पूछेगा तो चीज़ों को बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फॉरसेप्स डिलीवरी। फॉरसेप्स डिलीवरी किन कारणों से होता है, तो प्रसव की दूसरी अवस्था में प्रगति नहीं होना, प्रसव है, ठीक है। हाइप्नोटिक यूट्रस, फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। ये चीज़ देखिए, प्रसव की दूसरी अवस्था में प्रगति नहीं होना मतलब जो प्रसव है, जो प्रसव है उसका दूसरी अवस्था में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं होता है तो फॉरसेप्स डिलीवरी का कारण बन जाता है, ओके। हाइप्नोटिक यूट्रस फीटल डिस्ट्रेस मतलब हाइप्नोटिक मतलब आप लोग जानते हैं ना हाइप्नोटिक यूट्रस क्या होता है, कल ही पढ़ाए थे। हाइप्नोटिक यूट्रस मतलब यूट्रस का कम संकुचन, ठीक है ना, मैं पढ़ाया हूँ या धीरे धीरे। तो हाइप्नोटिक यूट्रस फीटल डिस्ट्रेस भी इसका कारण बन सकता है, किसका, फॉरसेप्स डिलीवरी का, ओके। मैटरनल फैटिग इसका भी कारण होता है, ओके। और प्रसव की लंबी अवधि, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ये भी कारण बनता है आपके फॉरसेप्स डिलीवरी का। तो फॉरसेप्स डिलीवरी में अगर पूछे कारण बताइए तो प्रसव की दूसरी अवस्था में कोई प्रगति नहीं होना, हाइप्नोटिक यूट्रस, फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल फैटिग, प्रसव की लंबी अवधि, प्रोलॉन्ग लेबर। चीज़ों को समझ गए। चलिए, पांचवा यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार है और आखिरी है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज को हम लोग PPH भी कहते हैं। तो इसके होने के क्या कारण होते हैं, कारण हमको बताना है। तो PPH होने के जो कारण होते हैं देख लीजिए, एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस होगा तो PPH हो सकता है। PPH का मतलब समझ रहे हैं ना, पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव PPH होते हैं, ओके। तो पोस्टपार्टम रक्तस्राव जो होता है यह कारण बनता है एटोनिक यूट्रस का। प्रसव की तीसरी अवस्था का कुप्रबंध मतलब जो प्रसव है वह तीसरी अवस्था में होगा और वहाँ पे कुप्रबंध होगा मतलब कोई प्रबंध नहीं होगा सही से, तो ये पोस्टपार्टम रक्तस्राव हो सकता है। रक्त का न जमना, ब्लड कोगुलोपैथी नहीं हो पाएगा, ब्लड कोगुलोपैथी, रक्त का न जमना एक कारण बन सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, ओके। चोट के कारण, ट्रोमेटिक कॉज भी हो सकता है और लंबा प्रसव भी कारण बन सकता है। तो अगर PPH का कारण पूछे पोस्टपार्टम हेमरेज का तो एटोनिक यूट्रस, प्रसव का तीसरी अवस्था में कुप्रबंध होना, रक्त का न जमना, चोट के कारण, लंबा प्रसव, ये सब के सब कारण बनते हैं आपके पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब बाद के रक्तस्राव में प्रसव के। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पे मैं 3 प्रश्न आप लोग को बता दिया हूँ। तीनों प्रश्न है छोटा छोटा बट याद करने में डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं ज़रूर बताऊँगा, आप लोग को कहूँगा कि वीडियो को एक बार कंप्लीट अच्छे से देखिए और PDF को एक बार अच्छे से पढ़िए, 100% आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगे। बाकी जो लोग ऐसे करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो उनकी मर्ज़ी की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में,
धन्यवाद।